हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को जो है सो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम मौर्य काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक के जो है सो इतिहास को देखेंगे। मौर्य काल से लेकर गुप्तोत्तर काल मतलब 750 एडी तक को जो है सो हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है सो क्या कुछ हुआ था, है ना। यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड में मुंडाओं का जो प्रवेश हुआ तो 6 सेंचुरी बीसी में ही हुआ, मतलब बुद्ध काल में ही झारखंड में जो है सो मुंडाओं का जो है सो प्रवेश हुआ और मुंडाओं का असुरों के साथ, असुर जनजाति के साथ जो है सो संघर्ष हुआ। पुराणों में मुंडाओं को असुर हंता भी जो है सो पुकारा गया है ना। अब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जब मुंडा लोग आए तो इस क्षेत्र के जंगली इलाकों को जो है सो उन्होंने साफ किया, खेती वगैरह उन्होंने जो है सो स्टार्ट की। फिर मुंडाओं की बस्ती जो है सो यहाँ बसी और क्रमशः धीरे धीरे हम लोग पाते हैं क्या कि मुंडा संस्कृति के अंतर्गत धीरे धीरे मुंडा मान की पहड़ा राजा व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जो है सो यहाँ पर स्थापित हुई। जो परंपरागत जो मुंडाओं का जो एक शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह फिर यहाँ पर स्थापित हुआ, है ना। अब बहुत बाद में जाकर के हम लोग पाते हैं क्या कि मुंडा राज्य जो है सो यहाँ पर स्थापित हुआ था। जो सुतिया पाहन था या रीता मुंडा के द्वारा जो मुंडा राज्य जो स्थापित किया गया था, है ना, तो वो बहुत बाद में जाकर के स्थापित हुआ था। क्योंकि नागवंश की जो स्थापना हुई तो रीड नामक इतिहासकार के अनुसार नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में जो है सो हुआ था और उन्हीं के अनुसार ये मुंडा राज्य बहुत लंबे समय तक जो है सो नहीं चल सका और फिर जो है सो मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय के हाथ में जो है सो शासन आ गया और उसने नागवंश की जो है सो स्थापना की। तो जो भी उपलब्ध विवरणी अभी हम लोगों के पास है, जो भी शोध जो अब तक हुए हैं, उससे यही प्रकट होता है, ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मत है कि नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुआ था झारखंड में, है ना। और उससे पहले मुंडा राज्य जो है सो यहाँ पर स्थापित था। मतलब कि 750 ईस्वी के बाद ही झारखंड में जो है सो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है सो आरंभ हुई होगी, ठीक है। 750 के पहले किसी राज्य या किसी राजवंश या किसी महाप्रतापी झारखंड के राजा के होने की संभावना काफी कम है ना। तो मौर्य काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक का जो इतिहास हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग उन तथ्यों को जो है सो मुख्य रूप से देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण है ना। अपने वीडियो के अगले भाग में हम लोग मुंडा राज्य से लेकर के जो क्षेत्रीय जो राज्य यहाँ पर स्थापित हुए उन सब पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया 750 एडी तक तो कम से कम झारखंड में नहीं हुआ होगा, है ना। अब अगर हम लोग मौर्य काल की बात करें तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो है सो पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की जो है सो नींव रखी गई, है ना। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र के लोग, मतलब झारखंड क्षेत्र के लोग जो थे तो यहाँ गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी, ऐसी सूचना जो है सो अर्थशास्त्र में दी गई है। तो यह जो गणतांत्रिक शासन प्रणाली के होने की चर्चा जो कौटिल्य कर रहा है वो निश्चित रूप से मुंडा मान की जो पहड़ा राजा का जो व्यवस्था हमारे यहाँ जो जनजातियों में देखा जाता है तो उसकी ओर ही जो है सो इशारा करता है। क्योंकि मुंडा मान की व्यवस्था एक प्रकार की गणतांत्रिक व्यवस्था ही है, एक प्रकार का सहकारी व्यवस्था ही है। अब क्या हुआ कि कौटिल्य के द्वारा इस क्षेत्र को कुकुट या कुक्कट प्रदेश जो है सो कहा गया है ना। कुक्कट का अर्थ मुर्गा होता है, तो निश्चित रूप से इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है उससे यही प्रकट होता है कि ये जो जंगली जो इलाका था हमारा झारखंड का, तो ये वन मुर्गा या मुर्गा से भरा हुआ जो है सो इलाका रहा होगा। और आदिवासी परंपरा में हम लोग पाते हैं क्या कि जितने भी धार्मिक समारोह होते हैं, जितने भी आदिवासियों के पर्व होते हैं, उसमें मुर्गा बलि को जो है सो आवश्यक माना जाता है या मुर्गा बलि आवश्यक रूप से जो है सो दिया जाता है ना। तो निश्चित रूप से यह बताता है कि यह प्रदेश जो है वो मुर्गा से जो है सो भरा हुआ रहा होगा और उसकी चर्चा कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में करता है ना। इसलिए इसको कुक्कट प्रदेश भी जो है सो कहता है। अब क्या है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए
जैसे छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड और उड़ीसा का एक बहुत बड़ा इलाका जो जंगली इलाका था पूरी तरह से, है ना, उस समय तो और भी ज़्यादा घने जंगलों से यह भरा हुआ इलाका रहा होगा। तो इस पूरे इलाके के लिए हम लोग पाते हैं कि मौर्य काल में, है ना, आटविक शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र को आटविक प्रदेश जो है सो कहा गया है। आटविक का अर्थ ही होता है वन में रहने वाले प्राणी, है ना, मतलब घने जंगलों में रहने वाले प्राणी। तो मौर्य काल में हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में जो कबीलाई संस्कृति थी, जनजातियों के का अपना जो शासन व्यवस्था था क्षेत्रीय स्तर पर, है ना, लोकल स्तर पर जो व्यवस्था थी, इनकी कबीलाई स्वरूप लिए हुए जो मुंडामान की पहाड़ाओं राजा की जो व्यवस्था यहाँ पर थी, है ना, तो इस आटविक प्रदेश की सुरक्षा के लिए, है ना, हम लोग पाते हैं कि आटविक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति मौर्य काल में की गई थी, है ना, इस पूरे प्रदेश की देखरेख के लिए, है ना, इस प्रदेश पर नजर बनाए रखने के लिए आटविक नाम के ही एक अधिकारी की नियुक्ति मौर्य काल में की गई थी। क्योंकि मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र था, तो मगध से दक्षिण भारत जाने वाला जो मार्ग था वो झारखंड के रास्ते जाता था, इसलिए झारखंड का अपना एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और सामरिक महत्व था। इसलिए संभव है कि मौर्य काल में इस प्रदेश पर नजर बनाए रखने के लिए मौर्य शासकों ने आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की हो, है ना। अब क्या है कि हम लोगों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी, जिसको इंद्र नावक नदी जो है सो कौटिल्य ने पुकारा है। और ये जो इंद्र नावक नदी है, तो इसके बारे में कौटिल्य कहता है कि इस नदी से हीरे निकाले जाते थे, है ना। अब इस इंद्र नावक नदी की पहचान जो है वो वर्तमान के शंख नदी और ईव नदी से जो है सो की गई है ना। मतलब इंद्रनावक नदी की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, जो वर्तमान का शंख और ईव नदी है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि अशोक ने जब धम्म प्रचार की नीति जब अपनाई, तो बहुत सारे धम्म महामात्रों को उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो उल्लेख मिलता है कि रक्षित नामक एक धम्म महामात्र को झारखंड प्रदेश भी जो है सो धम्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। तो रक्षित नामक धम्म महामात्र ये झारखंड प्रदेश जो है सो आया था धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के अभिलेखों में हम लोग पाते हैं कि 13वां जो बृहद शिलालेख है और दूसरा जो पृथक शिलालेख है, इन दोनों में आटविक प्रदेश की जो है सो चर्चा उसने की है। 13वें बृहद शिलालेख और दूसरे पृथक शिलालेख में आटविक प्रदेश की चर्चा है। और इसमें तो अशोक ने आटविक प्रदेश के लोगों को चुनौती भी दी है और कहा है कि यदि आप लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते तो आपके विरुद्ध हमको हिंसक रास्ता भी अख्तियार करना होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों में 13वां बृहद शिलालेख और दूसरे पृथक शिलालेख में इस प्रदेश की आटविक प्रदेश की जो है सो चर्चा की गई है ना। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि 185 बीसी में, है ना, मौर्य वंश जो है सो समाप्त हो जाता है। और 185 बीसी से करीब 300 एडी तक का जो काल है वो मौर्योत्तर काल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस काल में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश जो है सो उदित हुए, जैसे शुंग वंश हो गया, कन्न वंश हो गया, चेदी वंश हो गया, शातवाहन वंश हो गया। इसी प्रकार से इसी काल में बहुत सारे विदेशियों का भी जो है सो भारत में आगमन हुआ। इंडो ग्रीकों का शासन यहाँ स्थापित हुआ, पहलवों का शासन स्थापित हुआ, शकों का शासन स्थापित हुआ, कुषाणों का शासन जो है सो स्थापित हुआ। और इस मौर्योत्तर काल में हम लोग पाते हैं क्या कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है सो व्यापक व्यापारिक संबंध भी जो है सो स्थापित हुआ था। तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां से इस काल के जो है सो सिक्के या अवशेष हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे हम लोग पाते हैं कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य का जो है सो एक सिक्का हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि चाईबासा से इंडो ग्रीकों का जो है सो हम लोगों को सिक्का प्राप्त होता है। तो रांची से कुषाणों का जो है सो सिक्का हम लोगों को प्राप्त होता है ना, जो बताता है कि यह क्षेत्र जो है वो निश्चित रूप से कुषाण साम्राज्य का जो है सो अंग रहा होगा, है ना। हम लोगों को यह भी उल्लेख मिलता है कि पूरे बिहार प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कनिष्क जैसा जो शासक था कुषाण वंश का, तो उसने वंशफर नामक एक गवर्नर की नियुक्ति की थी, वंशफर नामक एक क्षत्रप की उसने जो है सो नियुक्ति की थी। और यही वंशफर हमारे झारखंड प्रदेश को भी जो है सो देखता था।
इस आटविक प्रदेश को भी जो है सो देखने का काम वंशफर करता था, है ना। अब उल्लेख मिलता है कि वंशफर ने जो है सो पुलिंदों को जो है सो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आटविक प्रदेश में ही उड़ीसा क्षेत्र में खास करके पुलिंद लोगों का जो है सो निवास था, है ना। ये भी वन निवासी ही थे पुलिंद लोग। तो पुलिंदों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वंशफर ने। तो संभव है कि झारखंड के आदिवासियों के बीच भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वंशफर आया हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे जब हम लोग गुप्त काल में जाते हैं तो गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि मतलब 275 एडी से 550 ईस्वी तक का जो काल है ना, ये गुप्त काल कहलाता है। तो गुप्त काल में हम लोग पाते हैं क्या कि जो समुद्रगुप्त जो था, जिसको भारत का नेपोलियन भी हम लोग कहते हैं, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है तो उसमें हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि उसने आटविक विजय जो है सो प्राप्त की थी। मतलब प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आटविक विजय की जो है सो चर्चा है ना। तो आटविक विजय का मतलब कि निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश जो है उसमें शामिल था। अतः यह पूरा प्रदेश जो है गुप्त साम्राज्य का भी जो है सो एक अंग रहा होगा, है ना। अब क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति में ही छोटा नागपुर जो प्रदेश है इसको मुरुंड देश जो है सो कहा गया है ना। मुरुंड देश जो है सो ये कहा गया है क्योंकि हम लोग को ये ज्ञात होता है कि मुंडा लोग जो मध्य भारत से जो आए थे, तो मध्य भारत से जो आए थे तो मध्य भारत में मुरुंड जनजाति और मध्य भारत की नाग जनजाति, है ना, के साथ ही जो है सो मुंडा लोग भी रहा करते होंगे। इसलिए हम लोग पाते हैं क्या कि जब मुंडा राज्य जो है सो यहाँ पर स्थापित हुआ तो उसको नागखंड कहा गया, है ना। उसको नाग शब्द से जो है सो संबोधित किया गया। तो निश्चित रूप से नागा जनजाति या नाग जनजाति के प्रति प्रेम को ही जो है सो सूचित करता है ना। तो चूंकि मुरुंडों, नागों और मुंडाओं की संस्कृति में बहुत ज़्यादा जो है सो फर्क नहीं है, तो इसीलिए इस प्रदेश को मुरुंड शब्द से जो है सो संबोधित किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। अब क्या है कि फाहियान जो गुप्त काल में आया था उसने इस क्षेत्र के लिए कुक्कुटलाड शब्द का जो है सो प्रयोग किया है ना। कुक्कुटलाड, कुक्कुट की चर्चा अभी हम लोग जो है सो किए हैं। अब क्या है कि गुप्तकालीन कुछ अवशेष हम लोगों को झारखंड से प्राप्त हुआ है। झारखंड में कुछ ऐसा अवशेष हम लोगों को मिला है जो गुप्तकालीन जो है सो प्रतीत होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक तो हजारीबाग के मुदही पहाड़ है, तो हजारीबाग के मुदही पहाड़ से हम लोगों को पत्थर काटकर बनाए गए एक मंदिर का जो है सो प्रमाण मिला है। तो हजारीबाग के मुदही पहाड़ से पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर को हम लोग गुप्तकालीन कह सकते हैं। गुप्तकालीन अवशेष जो है सो मुदही पहाड़ से प्राप्त हुआ है ना, जो कहाँ है तो हजारीबाग में है। उसी प्रकार से हजारीबाग के ही सतगावा से हम लोगों को एक और जो है सो मंदिर का प्रमाण मिला है जो गुप्तकालीन माना जाता है। फिर रांची के पिठोरिया से हम लोगों को पहाड़ी पर बना हुआ एक कुआं का प्रमाण मिला है जो गुप्तकालीन माना जाता है। और फिर चतरा के इटखोरी से हम लोगों को कुछ ऐसे मृदभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं जो गुप्तकालीन है। मतलब कि गुप्त काल के 4 प्रमुख अवशेष हमको झारखंड से मिले हैं। एक तो मुदही पहाड़ से, दूसरा सतगावा से, तीसरा पिठोरिया से और चौथा इटखोरी से। ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब अगर आगे बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल की अगर हम लोग चर्चा करें, मतलब 550 से लेकर 750 एडी का अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं कि गुप्तोत्तर काल में गौड़ का जो राजा था, गौड़ मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल क्षेत्र को गौड़ कहा जाता था। तो गौड़ का राजा एक महत्वपूर्ण राजा था जिसको हम लोग शशांक के नाम से जानते हैं। ये शशांक 602 से लेकर के 625 ईस्वी तक जो है सो शासन किया था। तो कहा जाता है कि शशांक का जो राज्य था, है ना, वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा तक जो है सो विस्तृत था, जिसमें निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश भी जो है सो शामिल था, है ना। मतलब शशांक के राज्य में जो है सो ये शामिल था। फिर हम लोगों को ये भी उल्लेख मिलता है कि शशांक का जो राजधानी था तो उसकी 2 राजधानियां थी, है ना। एक इतिहासकार हुए हेबिट, तो हेबिट के अनुसार शशांक की 2 राजधानियां थी। एक तो थी ढुलमी,
है ना, और दूसरा था संथाल परगना का बड़ा बाजार। तो संथाल परगना का बड़ा बाजार मतलब कि आज का राजमहल, जिसको काजांगल जो है सो कहा गया है ना। मतलब कि शशांक की 2 राजधानियां थीं, एक ढुलमी और दूसरा काजांगल, मतलब कि राजमहल, है ना। इसका अर्थ ये भी हुआ कि शशांक पहला ऐसा राजा हुआ, है ना, पहला ऐसा शासक हुआ जिसने अपने राज्य की राजधानी झारखंड में जो है सो स्थापित की। मतलब राजमहल जो है सो उसके राज्य की राजधानी रही थी। पहला राजा शशांक था जिसने झारखंड में किसी स्थान को अपना जो है सो राजधानी बनाया, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि जो ये शशांक था ये एक कट्टर शैव था और बौद्ध विरोधी भी था। तो उल्लेख मिलता है कि शशांक के द्वारा बहुत सारे बौद्ध विहारों को जो है सो नष्ट किया गया और झारखंड प्रदेश में भी हिंदू धर्म की महत्ता को इसने जो है सो स्थापित किया। इसने कई शिव मंदिरों का भी जो है सो निर्माण किया, जिसमें वेनी सागर का शिव मंदिर जो है सो बड़ा प्रमुख है, जो शशांक के द्वारा बनाया गया था। ये वेनी सागर का जो शिव मंदिर है ये सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर है ना। एक कोचांग नाम का स्थान है सिंहभूम और मयूरभंज के बीच में। इसी कोचांग में वेणु सागर का जो है सो शिव मंदिर है, जो शशांक के द्वारा जो है सो निर्मित हुआ था, है ना। फिर काजांगल या राजमहल का एक महत्व ये भी है कि हम लोग पाते हैं कि हर्षवर्धन जो राजा हुआ तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग से पहली बार राजमहल में ही मिला था, मतलब काजांगल में ही मिला था। ह्वेनसांग और हर्षवर्धन की पहली मुलाकात राजमहल में ही हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई और कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश जो है सो यहाँ पर स्थापित हुए। थैंक यू।